अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक रोज़ मैं खाना बना रही थी कि दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो मेरे शौहर हमीद सामने खड़े थे, साथ ही एक और शख्स भी था। मुझे देखकर वो दरवाजे की ओट में हो गया। तभी मेरे शौहर बोले, आज दफ्तर से जल्दी आना हो गया, अचानक मेहमान आ गया, क्या खाना तैयार है? जी तैयार है तकरीबन, ये कहकर मैं बावर्ची खाने में चली गई और हमीद दोस्त को लेकर बैठक में जा बैठे। उन्होंने खाना खाकर मेहमान को बैठक में पड़ी चारपाई पर आराम करने को कहा और मुझे उस दोस्त के बारे में बताया कि फ़िरोज़ मेरे बचपन का दोस्त है, आजकल बुरे हालात का शिकार हुआ तो अब मेरे पास आया है। यहाँ ना तो इसके रहने का ठिकाना है और ना ही रोज़गार। मैं परेशान हूँ कि इसको कहाँ ठहराऊँ। बैठक में ठहरा लीजिए, मैंने शौहर को परेशान देखकर कहा। वो भी एक तरह से रजामंदी लेना चाह रहे थे क्योंकि मेहमान के खाने का इंतज़ाम तो मुझे ही करना था। हमीद पुरसकून हो गए और बोले कि मैंने इसे तसल्ली दी है कि जब तक तुम्हारे रोज़गार का बंदोबस्त नहीं हो जाता तब तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास रह जाओ। रहने का ठिकाना, रोज़गार सब अल्लाह की मेहरबानी से हो जाएगा। हमीद ने घर की बैठक फ़िरोज़ के लिए खाली कर दी और मैं सुबह शाम खाना पकाकर भिजवाने लगी। 2 माह ये शख्स हमारे घर मेहमान रहा। कुछ उसको बेफिक्री और सुकून मुयस्सर आया तो दिलजमी से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। हमीद भी अपने जानने वालों से कहते थे कि मेरे दोस्त फ़िरोज़ को मुलाजमत की ज़रूरत है, कोई सिलसिला बने तो मदद करना। आखिर उनकी कोशिशें रंग लाईं और फ़िरोज़ को एक महकमे में मुनासिब नौकरी मिल गई। माली मोहताजी दूर हो गई तो वो रहने का ठिकाना ढूंढने लगा। तभी हमीद ने अपनी मकान मालकिन से तज़किरा किया। हमारे बराबर वाला मकान खाली पड़ा था। उस औरत ने यह घर फ़िरोज़ को मुनासिब किराए पर दे दिया। यूं अब वो हमारा पड़ोसी बन गया। उसके पड़ोस में खुद मकान मालकिन की रहाइश थी। सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब एक मसला उसे ये दरपेश था कि उसे खाना बनाकर देने वाला कोई ना था। मैं भी चाहती थी कि वो अपना कोई इंतज़ाम कर ले। वो भी तकल्लुफ़ महसूस करने लगा था। कहता था कि भाभी ने बहुत तकलीफ़ उठाई है, मज़ीद इनको ज़हमत नहीं देना चाहता। आखिर हमीद ने मशवरा दिया कि फ़िरोज़ मियाँ शादी कर लो, कब तक कोई तुमको खाना खिलाएगा और कब तक होटल का मुज़र सेहत खाना खा पाओगे। इस पर वो हंस दिया, बोला, हमीद यार, मेरा कौन है जो मेरी शादी कराएगा? भाई ये तो वही बात हुई ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। उन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन इलाज की खातिर गांव से हमारे घर आई हुई थी। वो कुछ अरसा बीमार रहती थी। हमीद ने मुझसे जिक्र किया कि तुम कहो तो मैं फ़िरोज़ से बात करूं। पहले अपनी माँ से सलाह ले लो, वो मान जाएं तो रोशन की शादी फ़िरोज़ से हो सकती है। लेकिन मुझे तो नहीं खबर कि आपका दोस्त कैसा आदमी है। अरे भाई, निहायत शरीफ आदमी है। हम बचपन से साथ खेले हैं, आगे पीछे कोई नहीं। 2 माह में तुमने भी उसको जांच परख लिया होगा, कोई बुरी आदत इसमें नहीं। ठीक है, मैं अम्मी से बहन से बात करती हूँ, तुम बाद में दोस्त से बात करना। मैंने माँ से बात की। वो बोली, कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी लड़की वक्त पर ब्याही ना जाए। तुमको पता है कि 2-3 माह से तुम्हारी बहन कुछ हलील रहने लगी है, तभी यहाँ लाई हूँ। पहले ये ठीक हो जाए। हाँ माँ, इलाज होगा तो ठीक हो जाएगी। आपने आखिर इसे ब्याहना तो है, फिर तुम और हमीद खुद ही सोच समझ कर रिश्ता तय कर लो। हमारे माली हालात का भी तो तुम लोगों को इल्म है, इसकी आप फिक्र ना करें। आप रजामंद हैं तो मैं हमीद से बात कर लेती हूँ। यूँ मैंने हमीद से और उन्होंने फ़िरोज़ से उसके रिश्ते का तज़किरा किया। जवाब में फ़िरोज़ चुप रहा। इस चुप का क्या मतलब है यार? मेरी साली देखी भाली है, अपने घर की लड़की है। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मुंडी हिला दो, तेरा घर आबाद हो जाएगा और खाने पीने की मुश्किलात से भी निजात मिल जाएगी। फ़िरोज़ ने कहा, जो तुम बेहतर समझो, मुझे मंजूर है। अब तुम ही मेरे भाई भी हो और दोस्त भी, बात इतनी जल्दी बन जाएगी। मुझे गुमान भी ना था कि कल तक जो मेहमान था अब हमारे घर का फ़र्द बनने जा रहा था। फ़िरोज़ ने हमीद से ये भी कहा था कि मेरी माली हालत तुमसे पोशीदा नहीं है, अभी मेरी नौकरी लगी है, इसकी तुम फ़िक्र मत करो, वो सब इंतज़ाम हो जाएगा। तुम रजामंद हो तो फिर मैं सास और साली से बात कर लेता हूँ। यूँ फ़िरोज़ की शादी मेरी बहन रोशन से हो गई। जेवर कपड़ा सब मैंने अपनी तरफ से बहन को दिया, क्योंकि फ़िरोज़ के पास बरी और जेवर के लिए रकम न थी।
लड़के की तरफ से शादी का खर्चा भी हमने किया। मुझे यकीन था कि रोशन शादी के बाद खुशी मिलने से ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी और मेरे वालिदैन के माली हालात दुरुस्त ना होने के सबब कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। इस सूरत हाल में अक्सर लड़कियां ना उम्मीद होकर बीमार पड़ जाती हैं और उनकी बीमारी किसी की समझ में नहीं आती। हुआ भी यही कि शादी के बाद रोशन की रंगत सुर्ख होने लगी और वो तंदुरुस्त दिखाई देने लगी। हमीद ने भी यही सोचा था कि इसकी ज़रा सी कुर्बानी से यानी शादी का खर्चा उठाने पर उनके दोस्त का घर बस जाएगा और ससुराली भी खुश हो जाएंगे कि उनकी लड़की को अच्छा बर मिल गया है। दोनों का घर बन गया। फिरोज़ और रोशन खुश रहने लगे और अपनी दुनिया में मगन हो गए। हम भी खुश थे कि चलो अच्छा हुआ ये बेल मुंढे चढ़ी। हमीर ससुरालियों में सुरखरू थे कि रोशन शादी के बाद खुश थी। साल बाद उसने बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उसने हुरिया रखा। वो बहुत प्यारी सूरत वाली गोल मटोल भी थी। हमारे घर कोई बच्चा ना था। मैं उसे घर ले आती, घंटों अपने पास रखती। मुझको अपनी भांजी बहुत प्यारी लगती थी। अब तो वो हमा वक्त मेरे पास ही रहती। वो मुझसे इतनी मानूस हो गई थी कि जब रात को सो जाती तब माँ उसे उठाकर ले जाती। अब वो 2 साल की हो गई थी और मेरी इतनी आदी हो गई थी कि 1 मिनट भी मेरे बगैर ना रहती। खुदा की करनी कि मेरी बहन फिर से बीमार रहने लगी और उसकी बीमारी इतनी बढ़ी कि लागर हो गई। डॉक्टरों ने कैंसर तशखीस किया और वो 6 माह बाद चल बसी। जवान मौत पर हर आंख अश्कबार थी, लेकिन फिरोज़ का तो घर उजड़ गया था और हुरिया बेआसरा हो गई थी। तभी फिरोज़ ने उसे मुकम्मल तौर पर मेरे स्पुर्द कर दिया कि अब ये आप ही की बच्ची है, आपने इसकी परवरिश करना है। बहन की वफ़ात और भांजी के बिन माँ हो जाने पर मैं बहुत रोया करती थी। हमीद भी गमज़दा थे कि उनके प्यारे दोस्त का घर उजड़ गया था। इस अरसे में ये किसी को पता न चला कि हम आपस में रिश्तेदार हैं या गैर। रोशन ने अपनी वफ़ात से 2 दिन कबल फिरोज़ से वादा लिया था कि मेरी बच्ची को बाजी को दे देना और ख़ुद जहाँ मर्ज़ी हो शादी कर लेना। साल बाद मैंने और हमीद ने फिरोज़ को मशवरा दिया कि वो दोबारा शादी कर ले। बच्ची तो हमारे पास है, मगर उसने इनकार कर दिया। उसका कहना था कि अब मैं और शादी नहीं करूँगा, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। कुछ अरसे बाद पता चला कि वो घर की मालकन सरवरी बेगम के घर भी आता जाता है। उसका शौहर सऊदी अरब कमाने गया हुआ था। वो घर में बच्चों के साथ अकेली रहती थी। हम दोनों ने उनके बारे में चहमगोइयाँ सुनी तो हमीद ने फिरोज़ से पूछा। वो बरहम हो गया, कहने लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो यूं ही बात का बतंगड़ बना लेते हैं। उस बेचारी का मर्द परदेश में है, उसको बाहर के काम करवाने होते हैं तो मुझे कहलवा देती है, मैं कर देता हूँ, बस इतनी सी बात है, जिस पर लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। हमीद ये सुनकर खामोश हो रहे। हालांकि लोगों ने ये तक कहा था कि सरवरी बेगम रात को भी फिरोज़ के घर आती जाती है। मोहल्ले और पास पड़ोस के लोगों ने देखा था। तभी सर्दियाँ आईं। फिरोज़ ने मुझसे कहा कि बाजी मेरी रज़ाई धुलवा कर भरवा दें, मुझे रात को सर्दी महसूस होने लगी है। मैंने कहा भैया मकान और पेटी की चाबियां दे जाना, मैं जाकर रज़ाई निकाल लूँगी। उसने मुझे चाबियां दे दी। मैं उसी रोज़ गई और बिस्तरों वाली पेटी में से रज़ाई निकालने लगी। जो ही मैंने एक रज़ाई बाहर निकाली, उसके अंदर से कई ख़त भी निकलकर फर्श पर गिर पड़े। मैं ये देखकर घबरा गई। ये सरवरी बेगम के मोहब्बत नामे थे जो फिरोज़ के नाम थे। एक शादीशुदा औरत और 2 बच्चों की माँ, जिसका खविंद उसको सुख पहुँचाने की खातिर परदेश में था, उसके एक गैर आदमी से इस किस्म की जान पहचान देखकर मुझे पड़ोसन से बहुत नफ़रत महसूस हुई। साथ ही अपने बहनोई के अच्छे किरदार के बारे में जो राय थी वो ज़मीं बोस होकर गिर पड़ी। मैं तो फिरोज़ को निहायत नेक चलन और बाकिरदार शख्स समझती थी। उन खतूत में हमारे घर की बातें भी थीं। मैं ये सारे खतूत उठाकर घर ले आई। जब फिरोज़ को पता चला कि ख़त मैं उठा लाई हूँ तो वो बहुत नाराज़ हुआ और हमसे झगड़ पड़ा और अपना जेवर जो हमारे पास था तलब किया। जो उसकी रकम हमारे पास अमानत रखी थी वो भी हमसे ले ली। यही नहीं, अपनी बच्ची भी ले गया। हमसे बोल चाल बंद कर दी और बच्ची को सरवरी बेगम के स्पुर्द कर दिया। मेरे लिए ये सब कुछ बेहद तकलीफ़देह था। बच्ची आंखों के सामने साथ वाले घर में रोती रहती और हम उसको अपने पास नहीं ला सकते थे। वो मुझको अम्मी कहकर बुलाती थी। वो अम्मी अम्मी की दुहाइयाँ देती रहती और मैं दीवार से उधर उसकी पुकारें सुनकर रोती और तड़पती रहती।
حمید سے میری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی تھی۔ آخر انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ فیروز سے لڑنے کی بجائے گھر ہی تبدیل کر لیں، تاکہ نہ بچی کی آواز ہمارے کانوں تک آئے گی اور نہ ہی جھگڑا ہوگا۔ ہمارا صرف یہ قصور تھا کہ ہم نے فیروز کو سمجھایا تھا کہ وہ ایک غیر عورت سے مراسم نہ رکھے، کیونکہ یہ بری بات ہے اور بری باتوں کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ بس ہماری یہی نصیحت اس کو ہم سے برا فروختہ کر گئی۔ جس دن ہم گھر چھوڑ کر جا رہے تھے، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سب نے پوچھا، کیا بات ہے؟ کیوں تم مکان تبدیل کر رہے ہو؟ اتنے برسوں کا ساتھ ہے، جانے اب کیسے لوگ کرائے دار آئیں۔ حمید ان کو کیا وجہ بتاتے؟ یہی کہا کہ مجبوری ہے، اس لیے جا رہے ہیں۔ وہ کچھ سامان لے کر چلے گئے۔ باقی سامان اور مجھے انہوں نے دوسرے چکر میں لے کر جانا تھا۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ میرا اچھا خاصا جھگڑا سروری بیگم سے ہو چکا ہے۔ جب کسی معاملے میں عورتیں بول پڑیں تو بات جلدی ختم نہیں ہوتی۔ محلے کی عورتیں جمع ہو گئیں۔ سب نے کہا، 10 سال تم لوگ رہے، آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، آخر کیوں اب گھر چھوڑ کر جا رہے تھے اور اب جھگڑا بھی ہو گیا؟ تب میں پھٹ پڑی کہ یہ عورت اپنے محبت نامے مانگ رہی ہے جو اس نے میرے بہنوئی فیروز کو لکھے ہیں، مگر میں نہیں دوں گی، کیونکہ ان خطوط میں ہماری برائیاں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اگر دوں گی تو فیروز کو دوں گی، کیونکہ میں نے اس کی بستروں والی پیٹی سے اٹھائے تھے۔ یہ مانگنے والی کون ہوتی ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں آتا تو سارے خطوط آپ کو بھی دکھا سکتی ہوں۔ میرے یہ کہنے سے تو طوفان ہی آ گیا اور بات مار کٹائی تک پہنچ گئی۔ جب حمید پہنچے تو ہماری مار کٹائی اور ہاتھا پائی ہو رہی تھی۔ حمید نے مجھ سے کہا، اسما، مجھے تمہاری نادانی پر بہت افسوس ہے۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جھگڑا نہ کرنا اور خطوں کی کوئی بات منہ سے مت نکالنا، تو یہ بات تمہارے منہ سے کیوں نکل گئی؟ اصل میں مجھے تو اپنی ننھی بھانجی سے جدائی کا بے حد غم تھا، جو اس عورت کے قبضے میں تھی، جبکہ یہ اس کی کچھ بھی نہیں لگتی تھی۔ وہ بچی کو میرے پاس آنے نہ دیتی تھی۔ بس اسی غصے کے رد عمل نے مجھ سے ایسی بات کہلوا دی۔ ہم نئے مکان میں چلے گئے، مگر میں یہاں آ کر قطعی خوش نہ تھی۔ بے حد اداس اور بجھی بجھی رہتی تھی۔ حریہ کی جدائی اور بہن کی وفات نے مجھ پر بہت برا اثر ڈالا تھا۔ میں اپنی مرحومہ بہن کی نشانی سے بہت محبت کرتی تھی۔ چند ماہ تو میں اس غم میں گھلتی رہی، پھر آخر ضبط نہ کر سکی۔ تبھی ایک روز اپنے پرانے محلے چلی گئی۔ جو ہی رکشہ پرانے گھر کے قریب رکا، حریہ جو باہر کھڑی تھی، اس نے مجھ کو پہچان لیا اور امی کہتی دوڑتی ہوئی آ کر رکشے میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس کی والہانہ محبت سے بے قابو ہو کر مجھے جانے کیا سوجی کہ دل پر قابو نہ رہا۔ میں آنن فانن اسی رکشے میں اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ جب حمید گھر لوٹے تو یہ واقعہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا اور بولے، تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اب تمہارا بہنوئی ہم پر اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس داخل کر دے گا۔ میں تو بچی کو محبت میں اٹھا لائی تھی، مگر فیروز بھاگ دوڑ میں لگ گیا، کیونکہ آس پڑوس کی عورتیں بھی دیکھ رہی تھیں کہ میں فیروز کی بیٹی کو رکشے میں بٹھا کر لے جا رہی تھی۔ بس میرے بہنوئی نے ہم پر بچی کے اغوا کا کیس درج کرا دیا۔ تبھی حمید بھاگے ہوئے اس کے پاس گئے کہ ایسا نہ کرو۔ میری بیوی محبت سے مجبور ہو کر بھانجی کو ذرا دیر کے لیے لے آئی تھی۔ میں خود ابھی سے واپس پہنچانے آ رہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو اور نہ بات تھانے تک لے جاؤ۔ مگر وہ باضد کے تھانے چلو، بات وہیں ہوگی۔ بڑی مشکل سے حمید نے اس کو باز رکھا کہ آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ کل صبح ہی ہم تمہاری بچی کو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم بچی کو 1-2 دن رکھ لو تاکہ میں کیس کو ختم کروا دوں۔ 2 دن گزرے تھے۔ دوپہر کے بعد جب حمید دفتر سے آئے ہی تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور دیکھا کہ فیروز بہت گھبرایا ہوا کھڑا ہے۔ تن پر لباس بھی موزوں نہیں ہے، نہ پاؤں میں چپل ہے۔ حمید اس کی حالت پر حیران رہ گئے۔ پوچھا، کیا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ خیریت نہیں ہے، فیروز نے جواب دیا۔ تم ٹھیک کہتے تھے کہ برے کام کا انجام برا ہوتا ہے۔ میں پھنس گیا ہوں، مجھے اب صرف تم ہی بچا سکتے ہو۔ حمید اس کو اندر لے آئے، پانی پلایا، اپنے کپڑے دیے اور تسلی بھی کہ جو کچھ ہوا اس سے قطع نظر میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا۔ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ فیروز نے بتایا کہ آج دوپہر میں سروری کے ساتھ اپنے گھر میں موجود تھا کہ اچانک بغیر اطلاع اس کا شوہر گھر میں آ گیا۔ میں نے دروازے کی کنڈی صحیح طرح سے نہیں لگائی تھی۔ وہ صحن میں سے ہوتا ہوا کمرے میں ہمارے سروں پر آ پہنچا۔ ہم تو بے خوف بیٹھے تھے کہ اس کا شوہر باہر ملک میں ہوتا تھا۔ اب یہ اچانک آفت نازل ہوئی تو ہمارے دماغ سن رہ گئے۔
दरअसल वो बगैर इत्तला के आ गया। घर पहुंचा तो उसके बच्चों ने बताया कि माँ साथ वाले मकान में अंकल फिरोज से मिलने गई है। बच्चों को खबर थी कि वो अक्सर दोपहर मेरे घर आ जाती थी और उनसे कहती थी कि घर का ध्यान रखना, बाहर मत निकलना। जब उस शख्स ने अपनी बीवी को मेरे बहुत करीब देखा तो चिराग पा हो गया। मैं तो वहाँ से किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने पता नहीं अपनी बीवी को कितना मारा कि मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए थे। मैं तो उस जगह जाने से डरता हूँ। मेरे मकान का दरवाज़ा खुला पड़ा है, वहाँ सब सामान, जेवरात, नकदी सूटकेसों में मौजूद है। तुम ही किसी तरह उस मोहल्ले में जाकर पता करो कि क्या हुआ है। मैं तो अब वहाँ नहीं जा सकता, लोग मुझे मारेंगे, मोहल्ले भर में रुसवाई भी होगी। हमीद ने उस वक्त मोटरसाइकिल निकाली और पुराने मोहल्ले चले गए। वहाँ जाकर सूरत हाल देखी, फिरोज़ के मकान की कुंडी बजाई, वहाँ कोई होता तो बोलता। इतने में मोहल्ले के 3-4 आदमी इकट्ठे हो गए। शायद वो ताक में थे कि वो आए तो उससे 2-2 हाथ करें। हमीद ने उनसे कहा, आपको पता है कि फिरोज़ का मुझसे झगड़ा हो गया था, इसी वजह से मैं ये घर छोड़कर चला गया था। आज किसी काम से इधर से गुजर रहा था। काम ये था कि फिरोज़ ने अपनी बच्ची के अगवा का पर्चा हम मियाँ बीवी पर दर्ज करा दिया था, जबकि मेरी बीवी अपनी भांजी को मोहब्बत की वजह से अपने साथ ले गई थी। इस सिलसिले में फिरोज़ से मिलना चाहता था, मगर यहाँ सूरत हाल कुछ और मालूम होती है। मोहल्ले वाले ने फिरोज़ को खूब गालियाँ दी कि वो तुम्हारा हमजुल्फ था, अब तुम ही उसका सामान यहाँ से उठा कर ले जाओ, वरना हम उसके सामान को आग लगा देंगे। हम किसी सूरत उसको दोबारा इधर देखना नहीं चाहते, वरना खून खराबा होगा। गज़ब खुदा का एक शरीफ आदमी की गैर मौजूदगी में उसके घर की नकब लगा रहा था। सरवरी का शौहर तो बीवी को कत्ल कर डालता अगर हमने दरमियान में पड़कर उस औरत को ना बचा लिया होता। वो इतनी ज़ख्मी थी कि उसे अस्पताल ले गए हैं और उसका मर्द थाने बैठा है। हमने गवाही दी कि मियाँ बीवी का किसी मामूली घरेलू बात पर झगड़ा था, बात रफा दफा कर दें। हमने फिरोज़ का नाम नहीं आने दिया, वरना हमारा मोहल्लेदार जो बेचारा इतने अरसे बाद दियारे गैर से बच्चों के लिए खुशियाँ कमा कर लाया था, उसके बच्चे बाप की शफकत से महरूम हो जाते। आप इस वक्त इसका मकान खाली कर दें और सामान ले जाइए। पुलिस के चक्कर में पड़ गए तो और ज़्यादा यहाँ मुसीबत खड़ी हो जाएगी। हमीद ने ही फिरोज़ को ये मकान किराए पर दिलवाया था और सब जानते थे कि ये दोनों हमजुल्फ हैं। वो मेरे शौहर पर भरोसा करते थे, उनकी इज्जत करते थे। हम बहुत अरसा यहाँ रह चुके थे। हमीद की साख अच्छी थी तो मोहल्ले वालों ने उन पर एतमाद किया। मेरे शौहर ने उन लोगों से वादा किया कि यह काम हो जाएगा, फिक्र ना करें। फ़िलहाल मैं सामान ले जाकर अपने घर अमानतन रख लेता हूँ और फिरोज़ भी इधर अब नहीं आएगा। अच्छा हुआ आप लोगों ने पुलिस में ऐसा बयान ना देकर हमारी इज्जत रख ली, वरना तो सच है कि गेहूं के साथ घुन भी पेश जाता है। इस तरह कुछ मुअज़्ज़ज़ मोहल्लेदारों की मौजूदगी में हमीद ने फिरोज़ का सामान उठाया और रसीद भी लिख कर दी ताकि मामला रफा दफा हो जाए। उसके बाद वो भी उस मोहल्ले में नहीं गए और फिरोज़ ने तो ख़ुद को काफ़ी अरसा रूपोश ही रखा। खबर नहीं सरवरी को उसके शौहर ने माफ़ कर दिया या तलाक थमा दी, लेकिन इस वाक़े से फिरोज़ के तो मिजाज ठिकाने ही आ गए। उसने बुराई से तौबा कर ली और अपनी बेटी को हमारे स्पुर्द कर दिया। मुझसे कहा कि बाजी, हुरिया को आप ही रखो, इसे अपनी ही बेटी समझो। तब मैंने भी सुख का सांस लिया और अपनी मरहूम बहन की बेटी को हमेशा गले से लगा कर रखा। तो दोस्तों, ये था अंजाम एक परदेसी की बीवी की गलत हरकतों का। कैसी लगी आज की कहानी और आज की कहानी से क्या सबक सीखा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।